बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसका हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है डेट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? बेसिकली ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को ही डिस्कस करना है। तो जो फर्स्ट वाला हम लोग आज डिस्कस करेंगे डेट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम लोग डेफिनेशन करें तो वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस होती है, लेकिन केमिकली क्योंकि हम लोग बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से इसको पढ़ेंगे तो फिर इसकी केमिकली डेफिनेशन क्या होती है? कहा जाता है इट इज़ अ पॉली हाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स या फिर पॉली हाइड्रो ऑक्सी कीटोन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है? दीज आर दी पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स। क्लियर? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने के रिजल्ट में हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रो ऑक्सी कीटोन्स। इनके सब यूनिट्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। देखने में आपको मुश्किल लग रही है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने अभी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है उसके बाद आपको ये बहुत इजी लगेगी डेफिनेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि ये क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली ये पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स होते हैं। जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स के सब यूनिट्स आते हैं। क्लियर? डेफिनेशन से थोड़ा सा हट के हम लोग कुछ कंसेप्ट देखते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपको हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। क्लियर? ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ ये कॉन्सेप्ट हैं जो आपके इस पूरे चैप्टर में यूज़ होने हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखें। अल्केन किसे कहते हैं? ये हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं। अल्केन क्या होता है स्टूडेंट? ये हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती हैं। ठीक है, और ये चेन जो सी हैं वो सैचुरेटेड होती हैं। आप लोगों ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ा होगा। सैचुरेटेड उन चेन्स को कहते हैं जिसमें जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल होते हैं। ठीक है, ये कार्बन 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 जितने भी बॉन्ड जा रहे हैं वो सिंगल हैं। देखिए, एक कार्बन। अगर इसके ऑपोजिट एक टर्म है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड से मुराद कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली हम लोग कहते हैं अल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जो कि सैचुरेटेड होती है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता। क्लियर? तो जो बॉन्ड हैं इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनेंगे या फिर हाइड्रोजन टू कार्बन। कार्बन जो सी है कार्बन के साथ मिलते जाती है और एक लंबी सी चेन बना देती है। यहाँ पे देखें, ये बन रही है एक चेन, कार्बन की एक चेन है। और अगर हम लोग ये वाले देखें कि हाइड्रोजन के साथ इसका जो कार्बन का है बॉन्ड वगैरह, कार्बन की चेन, और अब इसने बॉन्डिंग तो करनी है ना, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है? 4। तो अगर सारे जो उनसे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं और वो भी सिंगल, देन फिर हम इसको क्या कहते हैं? इट इज़ अ अल्केन। क्या है ये? अल्केन है। अल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन की चेन है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की एक लंबी सी चेन होती है। इसमें जो कार्बन की नंबरिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, मे बी 1000 कार्बन जोन से हैं वो एक चेन के अंदर भी पाए जाते हैं। क्लियर? तो इसको हम लोग अल्केन का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखें, अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं?
अगर अल्केन की बात करें तो कार्बन के जितने भी कैपेसिटी थी कि बॉन्ड बनाने की वो सारी की सारी कंप्लीट हो गया, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती क्योंकि इसके पास जो 4 पूरे बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं, फर्दर 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं। अल्काइल ग्रुप में क्या होता है कि बेसिकली ये अल्केन ही होती हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की चेन ही होती हैं, लेकिन उनके जो लास्ट वाली कार्बन है उसके लास्ट वाला हाइड्रोजन जो एटम होता है वो क्या हो जाता है, वहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है और उसकी जगह कोई और ग्रुप आके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो उस हाइड्रोकार्बन की चेन को फिर हम लोग अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अल्केन जो सी हाइड्रोकार्बन की चेन है उस पे जो लास्ट वाला हाइड्रोजन होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो उसकी जगह कोई और आके इसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है, मतलब यहाँ पे कोई और चीज़ आके अटैच हो सकती है। इस ग्रुप को हम लोग आर ग्रुप का नाम देते हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप। तो हम लोग इसको आर से डिनोट करते हैं, अल्काइल ग्रुप। क्लियर। इसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें सारे हाइड्रोजन बॉन्ड जो से वो सिंगल हैं, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी सिंगल हैं, और इस चेन में इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी और के साथ भी बॉन्डिंग कर सके, उसको फिर हम लोग अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में देखते हैं कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो मिलते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, और आपको पता है कार्बन जो से 4 बॉन्ड बनाती है, 2 इसके साथ, 3rd और ये 4th, इधर कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है। तो ये जो सा है इसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखें तो अल्कोहल, ठीक है, तो इसको किससे हम लोग डिनोट करते हैं, आर ग्रुप के साथ जब OH ग्रुप अटैच होता है, मतलब इसके साथ यहाँ पे अगर OH अटैच हो जाए तो ये क्या बन जाता है, अल्कोहल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे OH ही अटैच हो। लेकिन जब हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं तो स्पेसिफिक हो जाता है कि जो लास्ट कार्बन है उसके साथ OH आके अटैच होता है, तो इसको फिर हम लोग कहते हैं इट डिनोटेड अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन और एस्टर लिंकेज, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं। अल्डिहाइड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे H अटैच है और दूसरी साइड पे R, मतलब अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये वाला, ये अल्काइल ग्रुप अटैच है, देन फिर हम लोग कहते हैं ये क्या बन गया है, अल्डिहाइड बन गया है। क्लियर। एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होता है और दूसरी साइड पे उसके अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। कीटोन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, और अगर दोनों साइड पे ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम लोग उसको कहते हैं ये कीटोन ग्रुप है। क्लियर। और एस्टर लिंकेज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप आगे ऑक्सीजन के साथ ये बाइंडिंग करता है और साथ में इसके अल्काइल ग्रुप लगता है और इसके साइड पे भी अल्काइल ग्रुप लगे, तो फिर हम लोग कहते हैं ये कौन सा लिंकेज बना है, एस्टर लिंकेज बना है। क्लियर। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो मोस्टली आपकी अपने इस लेक्चर में डिस्कस करोगे। क्लियर हो गया है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये पॉलीहाइड्रो ऑक्सी अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। अगर हम लोग यहाँ पे अल्डिहाइड देखें तो ये अल्डिहाइड थे ना, यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं ज़रा, फार्मूला इसका R। अगर यहाँ पे हम लोग R जोन सा है इसको खोल के इसका फार्मूला लिखें, मतलब हमने कहा था R क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो ये देखें हाइड्रोकार्बन चेन बन गई जो सैचुरेटेड थी, ठीक है, और लास्ट पे जो अल्काइल ग्रुप की क्या निशानी थी कि वो लास्ट पे किसी और के साथ लिंक कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए उसने कार्बोनाइल के साथ लिंक बनाया है, बॉन्डिंग की है, ठीक है। अब ये क्या है, ये R ग्रुप है जो हमने इसको ओपन करके यहाँ पे लिख दिया है। ये है अल्डिहाइड,
अब देखिए दूसरी साइड पे कीटोन को लिखें तो साइड पे भी R और दूसरी साइड पे भी R ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप उसके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हैं। इनको हम लोग ओपन करके लिखें तो क्या होगा, R मतलब हाइड्रोकार्बन चेन है। देखें ज़रा, ये देखिए ये जो बना है एक साइड पे ये R है और ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप R है, सेंटर में उसके कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये क्या बन गया है, कीटोन। अब हमने पढ़ा है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड्स हैं या फिर कीटोन है। अब पॉलीहाइड्रोऑक्सी का यहाँ पे क्या मतलब है कि वहाँ पे पॉलीहाइड्रोऑक्सी का देखिए यहाँ पे पॉली मतलब मैनी, हाइड्रोऑक्सी मतलब OH ग्रुप जो सा होता है, क्लियर। तो एल्डिहाइड्स पे OH ग्रुप अटैच होंगे या कीटोन्स पे OH ग्रुप अटैच होंगे। अटैच कब होंगे, जब ये कार्बन जोन से हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं करते बल्कि किसी और ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप के साथ, तो ये क्या बन जाएगी, ये जो पूरा का पूरा हम है इसको हम लोग पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड का नाम देते हैं। ऐसी अल्डिहाइड जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है, क्लियर। तो कीटोन की बात करें, यहाँ पे भी OH लगाने के लिए यहाँ पे जो पहले से मौजूद हाइड्रोजन थे उनके साथ बॉन्डिंग ख़त्म कर दी जाती है और फिर वो बॉन्ड बनाते हैं OH के साथ, क्लियर। तो एक से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच है कीटोन के साथ, तो फिर हम लोग इस कीटोन को क्या नाम देते हैं, पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो डेफिनेशन की समझ आई है कि जब पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड टूटते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन है या अल्डिहाइड है, ठीक है। तो जब ये टूटते हैं तो हमारे पास इनके टूटने से जो सब यूनिट आते हैं वो भी पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट वर्ड यूज़ किया गया है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जब इन की होती है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन की हाइड्रोलाइसिस जब होती है तो हमारे पास ये वाले सब यूनिट आते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है स्टूडेंट, कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करना बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। पानी को यूज़ करके मैक्रोमॉलिक्यूल्स को तोड़ना हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो वाटर को यूज़ करके इनको हम लोग इन सब यूनिट में चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये है अल्डिहाइड या कीटोन जो पॉलीहाइड्रोऑक्सी होते हैं, क्लियर। तो ये आपकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हाइड्रेटेड कार्बन। क्या होता है, हाइड्रेटेड कार्बन। क्या मतलब हाइड्रेटेड कार्बन, के कार्बन के साथ वाटर मौजूद होता है, क्लियर। तो हम लोग फिर कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं कि ये हाइड्रेटेड कार्बन्स होती हैं कि इनके साथ वाटर भी मौजूद होता है। जैसा क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कंपोज होते हैं, बने हुए होते हैं किनके साथ, किनके मिलने से बनते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो फिर हम लोग कहते हैं ये ऐसी कार्बन है जिसमें वाटर मौजूद होता है, जिसके साथ वाटर लिंक होता है, क्लियर। तो फिर हम लोग कहते हैं ये हाइड्रेटेड कार्बन्स होती हैं। कहते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है
वो सेम होती है बिल्कुल ऐसे जैसे वाटर के अंदर होती है। इनकी रेशियो सेम है जैसे वाटर के अंदर होती है। वाटर के अंदर अगर देखें H2O तो H कितने हैं 2 और ऑक्सीजन 1, H2O। तो रेशियो ये है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो देखें तो वो भी 2:1 के हिसाब से आती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, ग्लूकोज है, फार्मूला इसका क्या होता है C6H12O6। अब इसको डिवाइड करें ज़रा, इसका 12 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 और 2, तो हाइड्रोजन 2:1। मतलब अगर 6 मतलब 1 है तो उसके 6 के डबल अमाउंट में हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह जैसे सक्रोज है, ठीक है, सक्रोज का फार्मूला क्या है C12H22O11, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:2 आता है। क्लियर। तो कहा गया है कि जिस तरह वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होती है बिल्कुल वैसे ही रेशियो कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मौजूद होती है। क्लियर हो गया है। जनरल फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का जनरली, C कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है X और इसमें वाटर H2O और Y, दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कहा जाता है जो कार्बन है X की जो नंबर है, मतलब X किसको शो करवा रहा है नंबर को कि कार्बन कितनी है। कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन है वो कम से कम 3 होनी चाहिए मिनिमम। अगर 3 कार्बन मौजूद हैं देन हम लोग उसको फर्दर कार्बोहाइड्रेट के अंदर ले कहते हैं। अगर 2 कार्बन है तो वो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला नहीं होता। तो 3 से ऑनवर्ड 1000 तक भी कार्बन जा सकती हैं, ठीक है, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। क्यों? जैसे हम लोग अगर अल्डिहाइड की बात करें, अल्डिहाइड के क्या फार्मूला था, कार्बोनाइल ग्रुप, हाइड्रोजन और साथ में इसके कार्बन, आर ग्रुप जो सा था। अगर यहाँ पे आर ग्रुप में एक ऑक्सीजन रख दें और ये साथ में हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है, 2 कार्बन पॉसिबल तो हैं लेकिन डेफिनेशन जो सी है उसके हिसाब से नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट के अल्डिहाइड जो से हैं वो पॉलीहाइड्रोऑक्सी होते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे OH कर भी दें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहे, ठीक है। तो फिर ये गलत होगा। मतलब अगर 2 कार्बन हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले पे पूरा नहीं उतरती, उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट के अंदर नहीं शामिल करते। क्लियर। तो अगर हम लोग अल्डिहाइड, ये तो अल्डिहाइड की बात की है ना। नेक्स्ट अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन में कभी भी 2 कार्बन नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि एक कार्बन तो कार्बोनाइल ग्रुप की है, दूसरी कार्बन जो सी है वो किसकी है, आर ग्रुप की, और दूसरा फिर से आर ग्रुप, उसकी भी एक कार्बन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कार्बन्स तो आ ही रही। क्लियर हो गया। तो ये कीटोन कभी भी 2 कार्बन वाली नहीं हो सकती। अल्डिहाइड 2 कार्बन वाली हो सकती है लेकिन वो फार्मूले के डेफिनेशन के प्रॉपर अकॉर्डिंग नहीं होती, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर शामिल नहीं होती। क्लियर हो गया। तो इसका ये जनरल फार्मूला है। एक्स जोन सा है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वाई जोन सा है वो एक्स के बराबर भी हो सकता है और समटाइम एक्स के बराबर नहीं भी होता। क्लियर। तो यहाँ पे 2 शो कर रहा है। अगर यहाँ पे 6 अमाउंट होगी, वाई की अगर अमाउंट 6 है, वाई अगर 6 है तो मतलब ऑक्सीजन 6 है और हाइड्रोजन उसमें कितने होंगे, 12 होंगे। क्लियर। तो मतलब 2:1 के हिसाब से ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसकी अकरेंस की बात करते हैं। ये किन के अंदर पाया जाता है? कहा जाता है मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। जितने भी प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कौन सी है, इवन सेल, सेल के अंदर जो उसके पार्ट्स हैं,
जैसे ऑर्गेनेलीज हैं उसकी सेल वॉल है। दे आर आल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इवन सेल है तो सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है सेलुलोज, वो पाई जाती है किसके अंदर, सेल वॉल में, कॉटन में, ठीक है। सेल वॉल मतलब कि डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज जोन से एक हार्ड मटेरियल होता है, हार्ड कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ठीक है। उसके अलावा कॉटन जोन सी है, कपास वगैरह, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं सेलुलोज की फॉर्म में। नेक्स्ट जोन सी है दैट इज द स्टार्च। स्टार्च बेसिकली सीरियल्स वगैरह में होती हैं और रूट ट्यूबर्स वगैरह में। सीरियल्स मतलब अनाज वगैरह जो हम लोग खाते हैं, जैसे चावल हैं, गंदम है, ठीक है, बाजरा, मकई, ये सारी चीज़ें उनके अंदर ये पाई जाती है स्टार्च। और रूट ट्यूबर्स मतलब पोटैटो वगैरह है, ओनियन वगैरह है, उनके अंदर क्या पाया जाता है, स्टार्च वगैरह होती है। नेक्स्ट देखें कैन शुगर। कैन शुगर बेसिकली क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट की ही एक टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं, ये शुगर है एक बेसिकली। कैन शुगर का दूसरा नाम सक्रोस भी है। कैन शुगर जोन सी है शुगर कैन से लेते हैं, तो कैन शुगर क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है जिसको लैक्रोस सैक्रोस कहा जाता है और ये शुगर कैन से ही ली जाती है, क्लियर। उसके बाद मिल्क शुगर होती है जिसको हम लोग लैक्टोज का नाम देते हैं और ये मिल्क से ली जाती है। ये डिफरेंट टाइप की कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम लोग इनसे हासिल करते हैं, क्लियर। ये डिफरेंट टाइप की शुगर थी। नेक्स्ट कौन सी है कार्बोहाइड्रेट, इसका मेन सोर्स कौन सा है, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से आती है, बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो शुगर बनती है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनती है, तो मेन सोर्स हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस है कार्बोहाइड्रेट का। और फोटोसिंथेसिस मोस्टली ग्रीन प्लांट्स में होती है या फिर कुछ ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनती है। कहते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनके जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं लिपिड्स वगैरह हैं या फिर प्रोटीन है, ये इनके अंदर डायरेक्ट नहीं बनती। तो ये जो केमिकल कंपाउंड है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को ही इनमें चेंज किया जाता है, तो हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को क्या है, मेन सोर्स है ऑफ एनर्जी और ये प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, ठीक है। और प्लांट जो से फिर कार्बोहाइड्रेट को चेंज करते हैं लिपिड में और लिपिड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और फर्दर इसको प्रोटीन में भी चेंज किया जाता है बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए, डिफरेंट केमिकल वेज या केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इसको कार्बोहाइड्रेट को लिपिड या प्रोटीन में चेंज किया जाता है, देन अपनी रिक्वायरमेंट को वो प्लांट पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन, इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाने में भी रोल है और इसका फंक्शंस में भी रोल है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर कैसा रोल है, कौन सी स्ट्रक्चर जो सी हैं कार्बोहाइड्रेट की वजह से बनती हैं, सेल वॉल है, ठीक है। तो जो सेल वॉल होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें मौजूद होते हैं और इसकी वजह से जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और रिजिड होती है और इसके वजह से रिजिड होने के साथ साथ इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये सेल वॉल को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। किन किन की सेल वॉल के अंदर मौजूद होते हैं,
प्लांट के सेल वॉल उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट वन फंक्शन जो है इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से कि सेल वॉल में मौजूद होता है। सेकंड देखें तो कहते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये डिफरेंट कंपाउंड के साथ मिलते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ मिलके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है? ज्वाइन, दो डिफरेंट कैटेगरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड वो मिलते हैं और एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे प्रोटीन और लिपिड मिल जाए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिल जाए, ठीक है। लेकिन सेम कैटेगरी के अगर मिलेंगे तो फिर उसको हम लोग, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम नहीं देते। जैसे है ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल जाए तो क्या इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है वो कॉन्जुगेटेड होगी? नो। क्यों? क्योंकि ये सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिल जाए इनके मिलने से जो मॉलिक्यूल बनेगा क्या वो कॉन्जुगेटेड है? यस, वो कॉन्जुगेटेड है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की क्लास जो सी है वो डिफरेंट है। क्लियर? तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे एग्जाम्पल में देखें कौन कौन से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ये बनाती हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे ग्लाइको। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, तो इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है या जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग ग्लाइको प्रोटीन का नाम देते हैं। दैट इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। क्लियर? उसके बाद सेकंड देखें, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ये मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या बनती है? एक और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड का नाम देते हैं। इट इज़ आल्सो अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कहते हैं सेल के बाहर वाला जो मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या मैट्रिक्स जो सा है, फॉर एग्जांपल ये जो सेल है इसके बाहर ये जो मटेरियल है दैट इज़ कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये बेसिकली किससे मिलके बनता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के मिलने से ही। यहाँ पे बाहर की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मौजूद होते हैं सेल वॉल से बाहर की तरफ, ठीक है, और वो सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना रहे होते हैं। इसके अलावा कहा जाता है, जैसे हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी इसका जिक्र किया था कि ग्लाइकोलिपिड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो से हैं ये सेल मेम्ब्रेन में भी मौजूद होते हैं। इस तरह सेल मेम्ब्रेन को ज़्यादा सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर फंक्शन के लिहाज से देखें, फंक्शनल रोल जो सा है कार्बोहाइड्रेट का, तो कहा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ये प्राइमरी सोर्स होता है। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ली जाती है, ठीक है, फर्दर देन प्रोटीन और लिपिड वगैरह को यूज़ किया जाता है। हम लोग कहते हैं क्योंकि ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती है और इससे ही एनर्जी हम लोग मोस्टली लेते हैं, तो इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ अ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके अलावा कहा जाता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये स्टोर फॉर्म में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। स्टोर फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, एनिमल्स की बॉडी की बात करें, तो उनके अंदर जो फूड स्टोर होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होता है वो मिलते जाते हैं और ग्लाइकोजन में चेंज हो जाते हैं। ग्लाइकोजन एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के मिलने से बनता है, ठीक है। तो जब ये ग्लाइकोजन टूटते हैं तो इनके टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? इसी तरह प्लांट के अंदर बात करें तो प्लांट्स के अंदर
तो प्लांट्स के अंदर जो स्टोर फूड है वो किस फॉर्म में होती है? स्टार्च की फॉर्म में। जब स्टार्च टूटती है तो ये भी एनर्जी रिलीज करती है और इस एनर्जी को फिर यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ आल्सो स्टोर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और स्टार्च। क्लियर? इसकी क्लासिफिकेशन कर दी गई है, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया, उसको डिफरेंट कैटेगरीज उसकी बना दी हैं। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द मोनोसैकेराइड, सेकेंड वन इज़ द ओलिगोसैकेराइड and third one is the polysaccharide। क्लियर? तो ये इसकी 3 टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। क्लासिफिकेशन करने के बाद इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। बेसिकली ये हम लोग अपना जो टॉपिक है कल स्टार्ट करेंगे, आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आज के लिए काफ़ी है स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।